ये कहानी शिवेंद्रपुर नाम के गांव की है, जहाँ सभी लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। उसी गांव में एक बड़े से घर में अनुपमा नाम की एक अमीर औरत रहती थी। अनुपमा की पूरी 6 बहुएं थीं और यहाँ उसके 6 बेटे शहर में ही एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे। अनुपमा की 5 बड़ी बहुएं बहुत ही गोरी और बहुत खूबसूरत थीं, जबकि उसकी सबसे छोटी बहू नीलिमा बेहद काली और बदसूरत थी। वो बहुत ही कामचोर थी। पूरा दिन वो बस मोबाइल ही देखती या फिर आईने के सामने बैठकर मेकअप किया करती थी। काली और बदसूरत होने के साथ साथ नीलिमा स्वभाव की भी बहुत ही बुरी थी। वो कभी किसी का अच्छा नहीं सोचती थी, लेकिन अनुपमा की 5 बहुएं खूबसूरत होने के साथ साथ स्वभाव से भी बहुत ही नम्र और दयालु थीं। उनसे किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं होता था और बुरे समय में वो सभी की सहायता करती थी। अनुपमा की 5 बहुओं के सच्चे और अच्छे स्वभाव के चलते गांव के सभी लोग हमेशा उनकी तारीफ करते थे। ऐसे ही एक दिन अनुपमा की कुछ सहेलियां उसके घर पर आती हैं और अनुपमा की 5 बहुएं उनकी खूब खातिरदारी करती हैं, जिससे अनुपमा की सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं और उनकी तारीफ करने लगती हैं। अनुपमा, तेरी 5 बड़ी बहुएं बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ मन से भी बहुत अच्छी हैं। कुछ दिनों पहले जब मैं बीमार थी तो उन 5 ने मेरे घर के सारे काम किए थे। सच में उनकी जैसी बहुएं हर सास को मिलनी चाहिए। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वो 5 बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं। छोटों से प्यार और बड़ों का सम्मान देना उन्हें अच्छी तरह से आता है। लेकिन अनुपमा की सबसे छोटी बहू नीलिमा, वो तो बहुत ही बदतमीज और बुरी है। वक्त पड़ने पर कभी किसी के काम नहीं आती है। हाँ, मैंने भी आजमाया है। वो बहुत ही लालची और मतलबी है। हम क्या कर सकते हैं, 5 उंगलियां तो एक बराबर नहीं हो सकती है ना। नीलिमा बहू के बुरे बर्ताव से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है। शायद एक दिन उसे अकल आ जाए। यहाँ दूसरी तरफ दरवाजे के पास छिपी नीलिमा अपनी बुराई सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती है। मैं उन 5 चुड़ैलों की तारीफ सुन के थक चुकी हूँ। अब समय आ गया है कि मैं इन्हें जान से मारकर हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पालूं। फिर अगले दिन नीलिमा अपनी 5 जेठानियों के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। जब वो 5 खाना खा लेती हैं, तो उनका सर चकराने लगता है। इसलिए वो बगीचे में टहलने के लिए चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। फिर नीलिमा वहाँ पर आ जाती है और उन्हें बेहोश देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद नीलिमा उन 5 बहुओं को कार में बैठाकर उन्हें पास वाले जंगल में ले जाती है। फिर वो उन 5 को वहाँ मौजूद एक पुराने कुएं के अंदर फेंक देती है और वो 5 कुएं में गिर जाती हैं। चलो, अब इनका किस्सा खत्म हुआ। आज के बाद मुझे इन 5 की तारीफ सुनने को नहीं मिलेगी। इधर दूसरी तरफ अचानक से 5 बहुओं के गायब होने से घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे चारों तरफ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ नीलिमा आराम से खड़ी होकर सोच रही थी, तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो 5 तुम लोगों को कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगले दिन जब सभी लोग गांव में उदास खड़े होते हैं कि तभी अनुपमा की 5 बहुएं हवा में उड़ते हुए गांव में दाखिल होती हैं। उन 5 ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे लहंगे पहन रखे थे और साथ ही वो 5 पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। 5 बहुओं को वापस देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन नीलिमा की तो
आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मेरी पांचों बहुओं, तुम कहाँ पर चली गई थी? हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हो गए थे। माँ जी, खाना खाने के बाद हम पांचों गार्डन में टहलने के लिए गई थी, लेकिन तभी हमारा सर चकराने लगा और हम बेहोश हो गयी। फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो हमने अपने आप को कुएं में पाया। उस कुएं के अंदर एक दयालु सुंदर सी जल परी रहती है। उसने हमारी जान बचाकर हमें ये जादुई 5 लहंगे दिए हैं। इसकी शक्ति से हम अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें उतना सोना प्रकट कर सकते हैं। इतना कहकर वो पांचों बहुएं वहाँ ढेर सारा सोना प्रकट करती हैं और वो सारा सोना वो सभी लोगों में बांटने लगती हैं। दूसरी तरफ अपनी पांचों जेठानियों की बातें सुनने के बाद नीलिमा के मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से उस कुएं के पास जाती है। फिर जब वो कुएं में झांक कर देखती है, तभी उसे कुएं के अंदर एक खूबसूरत सी जल परी दिखाई देती है। उसके बाद नीलिमा फौरन से कुएं के अंदर कूद जाती है। नीलिमा को अपने सामने देखकर जल परी गुस्से में कहती है, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? तूने मेरी जेठानियों को सोना प्रकट करने वाला रंग बिरंगा लहंगा दिया है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हीरे प्रकट करने वाला जादुई लहंगा दो। अब चलो जल्दी जल्दी मुझे वो लहंगा दे दो। मैं तेरी जैसी लालची और बदतमीज लड़कियों की सहायता नहीं करती। चल भाग जा यहाँ से। जल परी की ये बात सुनकर नीलिमा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए गुस्से में वो जल परी के बालों को पकड़ लेती है। अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहती है? रुक जा, अभी मैं तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। उसके बाद जल परी वहाँ अपनी जादुई तलवार प्रकट करके नीलिमा पर वार कर देती है और अगले ही पल नीलिमा एक बदसूरत सी बिल्ली के रूप में बदल जाती है। उसके बाद जल परी उसे हवा में उड़ाकर उसी के गांव वापस भेज देती है। बिल्ली बनी नीलिमा गांव में पहुंचने के बाद अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे देखकर डर जाते हैं और उसे डंडे से बहुत मारते हैं। फिर वो उसे डराकर वहाँ से बाहर भगा देते हैं। इस तरह से उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिल जाता है। उस दिन के बाद से नीलिमा गांव की सड़कों पर भटकने लगती है और यहाँ अनुपमा की पांचों बहुएं अपने जादुई लहंगे के साथ अपने ससुराल में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लगभग 9 महीने की गरीब गर्भवती सुमित्रा सिलाई मशीन पर भूखी प्यासी कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी तीनों बेटियां मोहिनी, वैशाली और निशा स्कूल से घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर 4 साल की पीहू कहती है, देखो माँ, पहली दीदी, वैशाली दीदी, निशा दीदी आ गई। अरे आ गई मेरी बच्चियाँ, तुम तीनों को भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ, अब बस, आप ये बाकी के कपड़े बाद में सिल लेना। मैं जानती हूँ आपने भी हमारे स्कूल जाने के बाद सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो थोड़ा सा खा लो ना। सुमित्रा की चारों बेटियों में मोहिनी सबसे ज्यादा समझदार थी। वो अपने घर की गरीब हालत और अपनी गरीब दर्जी माँ के दुख और तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुमित्रा की शादी जगदीश से 12 साल पहले हुई थी, जिससे उसे 4 बेटी मोहिनी, वैशाली, निशा और पीहू हैं। मगर एक बेटे की आस में सुमित्रा 5वीं बार गर्भवती है। माँ, मेरे स्कूल की सारी कॉपी भर गई है, मुझे नई कॉपी चाहिए। वैशाली बेटा, मैंने कल्याणी मौसी के ब्लाउज सिले हैं। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में पैसे दे देंगी, तो फिर मैं तेरी कॉपियाँ खरीद दूंगी। माँ, फिर मेरे लिए भी एक जोड़ी मोजे खरीद देना। मेरे स्कूल के मोजे बिल्कुल फट गए हैं, इसलिए मेरी क्लास के सभी बच्चे मेरे फटे मोजे देखकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
सुमित्रा का पति एक नंबर का शराबी था, इसलिए वो दिन भर में जो भी कमाता है वो पैसे पीने के पीछे उड़ा देता है। जगदीश ने कभी अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं, इसलिए सुमित्रा ने घर से ही दर्जी का काम शुरू कर दिया, जिससे बड़ी ही मुश्किलों से उसके घर का खर्चा चल पाता है। अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के लिए सुमित्रा दिन रात लोगों के कपड़े सिलती है। अरे सुमित्रा, घर पर हो कि नहीं? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे कल्याणी जी, आप? मैंने जो ब्लाउज बनाने के लिए दिया था वो सिल गया क्या सुमित्रा? जी हाँ, आपके दिए ब्लाउज मैंने सिल दिए हैं कल्याणी जी, और तुरपाई भी कर दी है, अच्छे से कर दिया है। फिर भी एक बार आप फिटिंग देख लीजिए। अरे सुमित्रा, तुम्हारे हाथों के सिले गए कपड़ों की फिटिंग क्या ही देखना। मैं तो कहती हूँ जब तुम्हें इतनी बढ़िया सिलाई आती है तो अपनी कोई टेलर की दुकान या फिर बुटीक क्यों नहीं खोल लेती हो? फिर तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छा भविष्य भी दे पाओगी। ये सुनकर सुमित्रा उदास मन से कहती है, कल्याणी जी, कौन सी माँ अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर इस दर्जी के काम से मैं बस इतना ही कमा पाती हूँ कि अपनी बेटियों का पेट भर सकूँ। अपनी गरीब दर्जी माँ की ये बातें दरवाजे के बाहर बस्ता लिए खड़ी मोहिनी, वैशाली और निशा सुन लेती हैं। तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन हम तुम्हारे सपने को जरूर पूरा कर दिखाएंगे। ये ले सुमित्रा, सिलाई के पैसे। पैसे लेकर गरीब दर्जी सुमित्रा आंसू भरी आँखों से कल्याणी को देखकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी। आप नहीं जानती इस वक्त मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सिलाई के बदले मिले पैसों से सुमित्रा अपनी बेटियों के लिए किताब और मोजे खरीद लेती है। वो दिन भर बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना किया करती थी, हे ऊपर वाले, दया करके बस इस बार मुझ गरीब दर्जी माँ को एक बेटा दे देना। ऐसे ही समय बीतता है और सुमित्रा को हर बार की तरह 5वीं बार भी बेटी ही होती है, जिसके लिए उसका पियक्कड़ पति जगदीश उसे बहुत कोसता है। साली तो जैसी औरत पर लानत है, लानत। हर बार की तरह इस बार भी तुझे बेटी ही हुई है। अब मैं तुझे और तेरी बेटियों को कमा कर नहीं खिलाने वाला। जिंदगी भर भी आंखें गड़ा गड़ा कर दर्जी का काम करके भी तो इन 5 में से किसी एक के भी दहेज का पैसा नहीं जोड़ पाएगी। जगदीश की ये बातें गरीब सुमित्रा को पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। समय बीतता है, अब 6 महीने बीत जाते हैं। सुमित्रा लगातार लोगों के कपड़े सिलती है। एक दिन जब उसकी तीनों बेटियां स्कूल जाती हैं, तो स्कूल की प्रिंसिपल ललिता जी एक अनाउंसमेंट करती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। 2 दिन बाद हमारे स्कूल में क्रिसमस का फेयरवेल सेलिब्रेशन है, जिसका थीम है गॉर्जियस लहंगा। इसलिए उस दिन सभी लड़कियां लहंगा पहनकर आएंगी और जीतने वाले को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर इनाम में 50, 25 और 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी, वैशाली और निशा आपस में बातें करने लगती हैं। मोहिनी दीदी, अगर हम तीनों ये कंपटीशन जीत गयी तो वो पैसे हमें मिलेंगे और उससे हम माँ की बुटीक खोलने में मदद कर पाएंगे। ये सुनकर अमीर कल्पना और निधि उन तीनों की गरीबी का मजाक बनाती हैं। अच्छा जी, तो तुम तीनों भीख मंगों को ये लगता है कि ये इनाम तुम जीत जाओगी? फटी चिटी स्कूल ड्रेस पहनकर तो पढ़ने आती हो, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ तुम्हें लहंगा कहाँ से दिलवाएंगी? अरे जाओ जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तीनों उदास मन से घर आ जाती हैं और अपनी माँ सुमित्रा को सारी बात बताती हैं। माँ, तुम हमारे लिए एक सुंदर सा लहंगा खरीद दो ना। मेरी बच्चियों, जब तुम्हारी गरीब दर्जी माँ के पास फुटपाथ से कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं हैं,
तो मैं इतने महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाऊंगी। ये सुनकर वैशाली और निशा अपनी माँ से नाराज होकर गुस्से में कहती हैं, ठीक है माँ, हम अपना लहंगा खुद ही खरीद कर लाएंगे। चलो वैशाली, हम अपनी ये भरी हुई कॉपी रद्दी वाले को बेच कर आते हैं। हाँ, इससे हमें थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतने में कुछ कॉपियाँ हाथों से छूटकर सुमित्रा के सामने गिर जाती हैं और सुमित्रा कहती है, रुको, तीनों को लहंगा ही चाहिए ना? मैं इन कागज से तुम्हारे लिए लहंगा बना सकती हूँ, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हम आपकी मदद करेंगे ना माँ। फिर तो कागज का लहंगा बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। दीदी, घर पर पैसे आ जाएंगे तो हम भी गरीब से अमीर हो जाएंगे। ये 4 साल की मासूम पीहू के मुंह से ये सुनकर उसकी तीनों बड़ी बहनों और उसकी दर्जी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों बड़ी सावधानी से साबुत कागज फाड़ फाड़ कर सुमित्रा को देती हैं और वो लहंगा सिलना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में कागज का एक लहंगा तैयार हो जाता है। तभी सुमित्रा हिचकिचाते हुए मोहिनी से पूछती है, मोहिनी, बता बेटी, कैसा सिला है ये कागज का लहंगा? माँ, आपने ये कागज का लहंगा बहुत ही सुंदर सिला है, मगर ये बिल्कुल सादा है। मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मोहिनी स्टेशनरी शॉप से कुछ रंग बिरंगे गिलीस पेपर खरीद कर लाती है और उनसे फूल बनाकर कागज के लहंगे पर गोंद से चिपका कर उसे सजा देती है। जिसके बाद उस गरीब दर्जी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। इसके बाद वो अपनी बाकी की दोनों बेटियों के लिए भी अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है, जिसमें से वैशाली के लिए बहुत ही बढ़िया बैकलेस लहंगा सिलती है, तो निशा के लिए कागज से सिंड्रेला लहंगा सिलती है। अगले दिन तीनों सुमित्रा का सिला कागज का लहंगा पहनकर स्कूल जाते हुए अपनी दर्जी माँ के पैर छूती हैं। माँ, अपनी तीनों बेटियों को आशीर्वाद दो माँ। सुमित्रा खुशी भरे दिल से अपनी तीनों बेटियों को रोते हुए आशीर्वाद देती है। तुम्हारी इस गरीब माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्चियों। माँ, आप 11 बजे से पहले मुन्नी और पीहू को लेकर स्कूल में आ जाना, क्योंकि हमारी जीत का इनाम आप ही को तो मिलेगा। अपनी गरीब दर्जी माँ से ये कहते हुए निशा की आंखों में एक बड़ा विश्वास दिखाई दे रहा था। मोहिनी, वैशाली और निशा जब अपनी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा पहनकर स्कूल में पहुँचती हैं, तो स्कूल की लड़कियों से लेकर टीचर्स और प्रिंसिपल भी उनके कागज के खूबसूरत लहंगे को देखते ही रह जाती हैं। तभी कल्पना अंदर ही अंदर उनके कागज के लहंगे को देखकर चिढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाती है। क्यों रे मोहिनी, तेरी गरीब दर्जी माँ की औकात इतनी भी नहीं थी क्या कि वो तुम्हारे लिए एक लहंगा सिल सके? रद्दी कागज से लहंगा बना दिया। देख लेना, जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि मेरा लहंगा पूरे 50,000 का है, समझी? थोड़ी ही देर में तीनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मोहिनी, वैशाली और निशा स्टेज पर आ जाएं। हमारे आज के इस गॉर्जियस लहंगा कंपटीशन के विनर हैं सुमित्रा जी की तीनों बेटियाँ, इसलिए मैं ये पैसे इन्हें देती हूँ। जीत की खुशी में उन गरीब बहनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और मोहिनी हिचकते हुए कहती है, मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि मेरी माँ गरीब है, मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो ऊपर वाली ने हमें उनकी बेटियाँ बनाकर भेजा है। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियाँ आपके बनाए कागज के लहंगे पहनकर भी जीत गयी। माँ, अब आपको दिन रात आंखें गड़ाकर थोड़े पैसों में कपड़े नहीं सिलना पड़ेंगे माँ। ये कहते कहते मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा आगे आकर उसे गले से लगा लेती है। उन पैसों से सुमित्रा अपना एक बुटीक खोलती है
और अपनी बेटियों के लिए सिले कागज के लहंगे के बाद से उसे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं। आज सुमित्रा ने अपने हुनर और मेहनत से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। शीरापुर गांव में अनुष्का अपनी मां निर्मला के साथ रहती थी। अनुष्का के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ सालों पहले ही हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद निर्मला ही अपनी बेटी अनुष्का का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए हरी हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताज़ा है भाई। अच्छा, पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ, ये टमाटर भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। निर्मला अपनी बेटी अनुष्का को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती है, जिससे वो घर खर्च चलाती है। साथ ही अनुष्का की पढ़ाई और कुछ पैसे अनुष्का की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती है। आ गई माँ, चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी प्यारी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होगी ना माँ? मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अनुष्का 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी जानवी की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का ब्राइडल लहंगा देखकर अनुष्का हैरान रह जाती है। अरे वाह जानवी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे, तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लेना अपनी शादी के लिए। जानवी की बात सुनकर अनुष्का बहुत दुखी हो जाती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में जानवी की मौसी मीनू अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। अनुष्का पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखती ही रहती है। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे वरुण के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। वरुण को भी अनुष्का पहली ही नजर में भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मीनू अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ अनुष्का के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें अनुष्का पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देखकर निर्मला खुश हो गई। निर्मला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए अनुष्का के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई।
मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे इतना महंगा लहंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। शादी के ठीक एक दिन पहले अनुष्का का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये कि दुल्हन का लहंगा ही चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी निर्मला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा? ये बात जब अनुष्का की जेठानी को पता चली तो वो जल्दी से बाजार गयी और अनुष्का के लिए बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर अनुष्का हैरान रह गई। अरे ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब जानवी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें किसी ने बताया कि तुम्हें जानवी का लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। अनुष्का मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। फिर अगले दिन जब अनुष्का वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी परी से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसे देख जानवी भी हैरान रह जाती है। अनुष्का को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर निर्मला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से अनुष्का की शादी वरुण से खुशी खुशी हो जाती है। गरीब अमृता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों नंद दीपिका, सीमा और गरिमा वहाँ पर आती हैं। अमृता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। दीपिका, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी अमृता की नजर अपनी तीनों नंद के पहने सूट पर जाती है जो कि पुराने हो चुके थे और वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंद के जाने के बाद अमृता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी अमृता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। शारदा जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर अमृता उदास हो जाती है कि तभी कोकिला एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे अमृता, अंदर हो क्या? जी हाँ कोकिला जी, आ जाइए। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी प्रीति की शादी है। अरे वाह कोकिला जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी ना होती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ?
कोकिला की इस बात पर अमृता उदास होकर कहती है, मैं और विजय जी मेरी नंद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आजकल इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है कोकिला जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सिलकर जो भी कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ अमृता, मगर तुम्हारी तीनों नंद दिखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा, कहो तो मैं ढूंढूं। जी जरूर कोकिला जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में कोकिला के बताए गए पते पर गायत्री अपने तीनों बेटों निखिल, अक्षय और सुमित का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। अमृता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 100 रुपए कमा पाया हूँ। विजय जी, इतनी महंगाई में 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ अमृता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह ना जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, कोकिला जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल दीपिका, सीमा और गरिमा को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जाकर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों नंद के लिए एक एक सूट सिलकर तैयार कर देती है। तीनों बहनें गायत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। अमृता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो तुम पक्का समझो। कोकिला जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में सब बताया था, इसलिए मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी नंद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी आंसू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अमृता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं विजय को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। अमृता अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बगीचे में आती है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंग से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं गायत्री जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक अमृता की नजर बगीचे के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ जाती है। जैसे ही अमृता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अमृता वो पोटली लेकर वहीं पर बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है, जहाँ एक सुंदर सी परी उससे मिलने आती है। अमृता, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ अमृता की आँख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी नंद, शादी के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी ही रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की ये बात सुनकर उसकी तीनों नंद का दिल भर आता है। उन पैसों से अमृता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए विजय जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं।
मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी सब कर लिया है। तभी अचानक से अमृता कहती है, हे ऊपर वाले, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों नंद के लिए 3 सुंदर से लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है तो 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार अमृता को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद अमृता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी ही हूँ। अपनी तीनों नंद की शादी का जोड़ा मैं खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर पर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी के दिन सुबह अमृता अपनी तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, दीपिका, सीमा, गरिमा, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह अमृता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गरिमा, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात बस आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहाँ उनकी शादियाँ गायत्री के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त अमृता की तीनों नंद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंद। अमृता ने अपनी तीनों नंद के लिए सिले सुंदर से शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द अमृता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।